जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान की वीडियो में आपका स्वागत है। 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह है। शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और धौलावीरा। तो ऑप्शन हमारा सही जाएगा ऑप्शन नंबर 4 धौलावीरा। निचला शहर पूर्व दिशा में या निचला शहर को अवम शहर भी कहा जाता था। उत्तर दिशा में मध्य भाग जो समतल मैदान था और एक बीच का भाग। ठीक है, अब एक एक करके इन सभी चारों ऑप्शनों के बारे में जानते हैं। लोथल खुदाई एस.आर. राव ने की खोज की थी, कब? 1960 में। ठीक है, और लोथल से हमें मिला क्या? लोथल ये है कहाँ? लोथल है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। लोथल से हमें मिला क्या क्या है? धान की भूसी मिली है, धान की भूसी। घोड़े के अवशेष मिले हैं, घोड़े के अवशेष मिले हैं। और हमें क्या मिला है? पत्तन मिला है, पत्तन के अवशेष मिले हैं। और युगल समाधि के अवशेष, यानी जोड़े में समाधियाँ कैसी थी? जोड़े में। इतनी चीज़ें हमें मिली हैं लोथल से। अब हम जानते हैं दूसरे स्टेप में मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने। किसने? राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और मोहनजोदड़ो क्या था? सभ्यता कैसी थी? ये नगरीय सभ्यता थी मोहनजोदड़ो, एक नगर था ये। और यहाँ से मिला क्या है? यहाँ से बृहद स्नानागार मिला है, बृहद स्नानागार मिला है। स्नानागार की भुजाएं क्या थी? 7.01 मीटर ये चौड़ा था और 11.88 मीटर लंबा था और 2.42 मीटर गहरा था। इसके बृहद स्नानागार के अंदर एक स्नान कुंड था, उसकी ये विमाएँ हैं। और इसको कहते क्या हैं? मृतकों का टीला। इसका अर्थ है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ये मोहनजोदड़ो का अर्थ है। अब समझते हैं कालीबंगन। कालीबंगन से क्या मिला? जुता हुआ खेत, जुता खेत ये कालीबंगन से मिला है। और जुते खेत के अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ मिली है, अग्निकुंड। अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उपनयन समझ। उपनयन समझ क्या होता है? उपनयन संस्कार होता है। ठीक है जी, समझ नहीं संस्कार। इसमें क्या किया जाता है? बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, पवित्र जनेऊ, जनेऊ धारण कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? किसके देवता हैं? तो वैदिक देवता जो इंद्र हैं वो वर्षा और चक्रवात के देवता हैं, ऐसा ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। और इंद्र के लिए ऋग्वेद में कितनी 250 ऋचाएँ हैं इंद्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। कहाँ है? वाराणसी जिले में सारनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? देखिए यहाँ दिया भी है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य है, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। इसका क्या अर्थ है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का सिंह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ स्तंभ शीर्ष कहाँ पर था? कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संभल, सारनाथ। ये भी सारनाथ में था, सारनाथ वाराणसी में एक स्तंभ था और इस पर 4 सिंह चारों तरफ मुंह किए हुए अपनी पीठ सटाए हुए बैठे थे। इसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलविद बड़ा अमीर, ये कौन सा मतलब है? गलत। खगोलविद, विद दाग पे हलंत लगा हुआ है। और वराह मिहिर है, वराह मिहिर।
और कवि कालिदास किसके दरबार के सती? दोनों लोग कवि थे, और कालिदास तो कवि थे लेकिन ये खगोल वेत्ता भी थे। और ये विक्रमादित्य विक्रमादित्य के दरबार के कवि थे। और इनका नाम, विक्रमादित्य का एक और नाम भी है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी इन्हें जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बाबर। ये किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। और ये बलबन किस वंश का शासक था? ये गुलाम वंश के शासक थे। बलबन गुलाम वंश का शासक था, और इन्होंने अपनी रक्षा मंगोल आक्रमण से करने के लिए ये नीति अपनाई थी। और इन्होंने दो प्रथाएं चलाई थी। उन प्रथाओं का नाम, दो प्रथाएं थी, एक तो सिजदा प्रथा इन्होंने चलाई थी। कौन सी प्रथा? सिजदा प्रथा। और एक पैबोस प्रथा और चलाई थी, पैबोस प्रथा। ये इनको बलबन से ही जोड़ा गया है, बलबन के नाम से नहीं जाना जाता है। और एक उत्सव और शुरू किया था बलबन ने, नवरोज उत्सव। नवरोज उत्सव। तो ये बलबन के बारे में बनने वाले क्वेश्चन हमने सभी आपको बता दिए। नेक्स्ट है, किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो ये शासक थे हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु इनके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुई है। और इसके खास पॉइंट एक और है कि इनका नाम क्या था? इनका नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं इनका नाम था पूरा। और इनकी मृत्यु 1556 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। और इस भवन का नाम क्या था? पुस्तकालय के भवन का नाम था दीन पनाह भवन। दीन पनाह भवन। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर या पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर किस शासक की मृत्यु हुई है? वो हुमायूं शासक थे। और इन्होंने युद्ध कौन कौन से लड़े हैं हुमायूं ने, वो भी आपको बताते चलें साथ साथ में। इन्होंने 1530 में इन्होंने गद्दी संभाली थी। कहाँ पर? मुगल वंश की गद्दी संभाली थी। और इसके बाद में इन्होंने चौसा की युद्ध लड़ा। कब? 1539 में। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा। और चौसा का युद्ध इन्होंने लड़ा शेर खां के साथ। शेर खां के साथ। इसमें हुमायूं हार गए थे। हुमायूं के हारने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। शेर शाह की उपाधि धारण की। और इनके बाद में फिर 1540 में हुमायूं एक बार फिर शेर खां से पराजित हुआ दोबारा। इसके बाद ये सिंध चला गया। इसके बाद में थोड़ी और जानकारी यहाँ पर लेते हैं कि ये 1555 में पंजाब के सिकंदर शाह से लड़ा। पंजाब के सिकंदर शाह से, और इसको पराजित कर दिया। तो हुमायूं विजय हो गया। और विजय होने के बाद ये जो है मुगल गद्दी जो दिल्ली की थी उस पर फिर आसीन हो गए। और 1556 में, ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाए बेचारे, 1556 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमहल किस जगह पर स्थित है? पंचमहल, तो ये फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। 5 मंजिल इमारत है, इसलिए इसको पंचमहल कहा गया है। और ये किस शैली में बनी हुई, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये बौद्ध विहार शैली में बनी हुई है। बौद्ध विहार शैली में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के समय सरनो या सर ए नौबात ऐसे पद को लिखा। सरनोबात का पद संबंधित था, ये सैन्य प्रणाली से था। इन्होंने अष्टप्रधान मंत्रिमंडल बनाया था। 8 मंत्री हुआ करते थे इनके मंत्रिमंडल में। और उनमें से एक सरनोबात का भी पद हुआ करता था, जो सैन्य प्रशासन और रसद वगैरह से संबंधित पद था। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की? किस वर्ष
ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की? ये संधि की थी 1809 ईस्वी में। कब की थी? 1809 ईस्वी में। और उस समय 1809 में लॉर्ड मिंटो का दूत जो था चार्ल्स मेटकाफ, इसके साथ जो है चार्ल्स मेटकाफ, इसके साथ की थी इन्होंने संधि। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1799 में। चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इस युद्ध में इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई? भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई। और किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई। फिर 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुई। भारत में 1881 से नियमित जनगणना शुरू की गई और 2011 में लास्ट जनगणना हुई। अभी तक भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। इसके बाद में अभी तक जनगणना नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, 1923, 1924, 1925, 1922। तो 1924 ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? 1924। 1924 क्या? बेलगांव अधिवेशन। कौन सा था? बेलगांव अधिवेशन। पूछा जाए कि बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। और इसी में जो है कौन सा अधिवेशन बेलगांव में हुआ था कांग्रेस का? 40वां अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में ये अध्यक्ष चुने गए थे। और इससे पहले 1923 में जो है कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। ये दिल्ली में हुआ था। क्रम से आपको बता दें सारे अधिवेशन। देखिए 1924 में जो अधिवेशन हुआ था ये बेलगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलगांव में। और अध्यक्ष कौन चुने गए थे इसके? महात्मा गांधी चुने गए थे। फिर 1923 में एक अधिवेशन हुआ था। 1923 में जो अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। इसमें कौन था? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद थे। इसके बाद में और ये इसके बाद में फिर हुआ था 1922 में। 1922 में कौन था? देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास। ये कहाँ हुआ था? गया में। ये बिहार जिला में पड़ता है। और 41वां अधिवेशन कब हुआ था? ये 1925 में हुआ था। इसमें श्रीमती सरोजिनी नायडू, जगह नहीं रही भाई, सरोजिनी नायडू, कानपुर में ये हुआ था। सरोजिनी नायडू का अध्यक्ष चुना गया था। ये कहाँ था? हुआ था कानपुर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? क्वेश्चन को 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है हंगरी, जर्मनी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया। और इन सभी ऑप्शनों में छांटिए भाई कब हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। क्यों? जर्मनी। डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ है? जर्मनी में है। और इसकी लंबाई है 2842 किलोमीटर। ठीक है, 2842 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट भारतीय मानक समय आगे है, क्योंकि ग्रीनविच 0 डिग्री है और भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट से लिया गया है। 15 मिनट, 1 डिग्री में 15 मिनट होते हैं
और 82 डिग्री से जोड़ लीजिए तो 5.5 घंटा आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? माही, सरस्वती, कोयना, तापी। 4 नदियां हैं, चारों नदियों में से बताइए इनमें से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो इनमें से कोयना नदी है, ऑप्शन नंबर 3। ये कोयना नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये क्वेश्चन है। सरदार सरोवर, टिहरी, भाखड़ा नागल, रिहंद। 4 बांध दिए हैं, 4 में सबसे ऊंचा बांध है टिहरी। टा से टापू होता है और टा से टिहरी होता है, ठीक है। तो ऊंचा का मतलब इससे ट्रिक से याद रखिए, टिहरी बांध सबसे ऊंचा है। और टिहरी बांध के बारे में और कुछ आपको बताते चलें कि ये टिहरी बांध भारत का तो सबसे ऊंचा है, लेकिन विश्व में इसका क्या नाम है? विश्व में 5वां सबसे ऊंचा है। विश्व में क्या है? 5वां सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 261 मीटर है, 261 मीटर है। और कहाँ पर बना है ये? भागीरथी नदी पर बना है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है उत्तराखंड में। और कौन सा जिला? टिहरी बांध है, टिहरी जिला में है। और इसका एक और नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर बांध। स्वामी राम तीर्थ सागर बांध इसको और कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी क्रांति तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करती है? अब तिलहन उत्पादन से संबंधित क्रांति का नाम पूछा गया है। तिलहन से संबंधित उत्पादन कौन सी क्रांति है, ये आपको बताना है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति, पीली क्रांति। जितना भी तेल है, कोई भी हो, तिलहन की बात जहाँ की जाए वहाँ पर पीली क्रांति होती है। कहाँ होती है? तिलहन की बात जहाँ की जाए वहाँ पीली क्रांति होती है। और इसके बाद में स्वर्ण क्रांति। सारी क्रांतियाँ आपको हम बता दें। देखिए, पीली क्रांति तिलहन से है, और श्वेत क्रांति दूध से है। हरित क्रांति अन्न उत्पादन से है। हरित क्रांति का मतलब होता है अनाज का उत्पादन। और इसके बाद में भूरी क्रांति और होती है। भूरी क्रांति का मतलब होता है उर्वरक उत्पादन, खाद वगैरह जो होती है उर्वरक। और रजत क्रांति, रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से, अंडा उत्पादन से। और लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन से। इसके बाद नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से, ठीक है। और एक और था स्वर्ण क्रांति या सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का मतलब होता है फल उत्पादन से, फल उत्पादन से, ठीक है। सारी क्रांतियां आपको क्लियर कर दी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब पेश किया गया था? 1 जुलाई 2014, 1 जुलाई 2016 और 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2018। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पेश किया गया था। गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक अप्रत्यक्ष कर है, वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था, ये क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। इसी को संविधान दिवस मनाते हैं। और संविधान निर्माता किसे कहते हैं? संविधान निर्माता कहते हैं BR अम्बेडकर साहब को संविधान निर्माता कहा जाता है। हमारे संविधान में क्या 395 अनुच्छेद हैं,
8 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। इतनी चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? भारतीय संविधान सभा में जब संविधान निर्माण के लिए एक सभा आयोजित की गई थी, उस सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिबल का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिबल का एसआई मात्रक है दिया नहीं भाई इसमें कोई सा भी प्रतिबल का स्थायी मात्रक। अच्छा, ये दिया है पास्कल। इसका पास्कल भी है और इसको जो है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में भी नापते हैं। ठीक है, प्रतिबल दाब का मात्रक, प्रतिबल का मतलब होता है दाब। चलिए ठीक, तो ये रहे आपके 25 क्वेश्चन जीके के।